स्टूडेंट, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका दीप्ति कॉमर्स क्लास में। मैं आपको लेखांकन के प्रकार करा रही हूँ, वर्गीकरण, और इसमें मैं आपको दो करा चुकी हूँ, लिक्विडिटी रेशो और शोधन क्षमता अनुपात यानी कि सोल्वेंसी रेशो। अब ये तीसरा है आपका निष्पादन या क्रियाशीलता अनुपात। निष्पादन या क्रियाशीलता अनुपात को अंग्रेजी में परफॉर्मेंस रेशो या टर्नओवर रेशो भी कहते हैं। टर्नओवर रेशो ये रेशो ये हमें ये बताता है कि हमारी जो संपत्तियां हैं और जो संपत्तियां हैं उनका किस तरह से यूज हो रहा है कितनी अच्छी तरह संसाधनों का प्रयोग हो रहा है। परफॉर्मेंस का मतलब प्रयोग, कितना अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। इसके निम्न प्रकार हैं। नंबर 1, इन्वेंट्री या स्टॉक टर्नओवर रेशो। स्टॉक टर्नओवर रेशो, स्टॉक यानी कि इन्वेंट्री भी इसको दूसरे नाम से कहते हैं। इसमें ये पता चल जाता है कि हमारी जो लागत है वो जो है स्टॉक की तुलना में कितनी है। दूसरा है देनदार आवर्त अनुपात। देनदार आवर्त अनुपात को इंग्लिश में कहते हैं डेब्टर टर्नओवर रेशो। इससे ये पता चलता है कि जो हमारे डेब्टर हैं वो कितने हैं और कब तक हमारे पैसे दे रहे हैं। ये जितना ज़्यादा होगा उतना ही अच्छा होता है। इन्वेंट्री रेशो भी जितना ज़्यादा होता है उतना अच्छा होता है और इसे हम टाइम्स में निकालते हैं। तीसरा है औसत वसूली अवधि। औसत वसूली अवधि क्या, कितनी अवधि के बाद हमारी वसूली हो रही है। जो हमने देनदारों को उधार दे रखा है वो कितनी अवधि में हो रहा है, ये इससे पता चलता है। 3-4 हफ्ते में हो जाना चाहिए। अगर इससे भी बहुत ज़्यादा है तो पैसा डूबने का डर रहता है। इसलिए औसत अवधि ये बताती है कि कितने टाइम पीरियड बाद हमारा जो हमने पैसा दे रखा है देनदारों को कितने अवधि बाद मिल जाएगा। तीसरा है लेनदार अनुपात। जैसे देनदार अनुपात है ऐसे ही लेनदार अनुपात है। इसे हम पेबल रेशो भी कहते हैं या क्रेडिटर टर्नओवर रेशो भी कहते हैं। इसमें ये पता चल जाता है कि लेनदारों को जो पैसा ले रखा है हमने लेनदारों से, यानी माल उधार लिया है, तो वो हम कितनी अवधि बाद उसको पेमेंट कर पा रहे हैं कंपनी। इसके बाद है क्रियाशीलता अनुपात, पूंजी अनुपात। कार्यशील पूंजी होती है, अगर हम करंट एसेट में से करंट लायबिलिटी घटा दें तो हमारी वर्किंग कैपिटल निकल जाती है। इससे हमें ये ज्ञात होता है कि हमारी जो लागत और कार्यशील पूंजी का संबंध दर्शाती है। ये भी जितनी ज़्यादा होगी ना उतना ही ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। स्थायी संपत्ति भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी जो लागत है माल की, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो लागत है माल की और स्थायी संपत्तियों में संबंध को दर्शाती है। ये भी जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही अच्छी मानी जाती है। चालू संपत्ति आवर्त अनुपात। चालू संपत्ति आवर्त अनुपात में भी आप माल की लागत का संपत्ति से संबंध को दर्शाती है। इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से एग्जाम में आता है। इसमें क्वेश्चन इस तरह आता है कि क्रियाशीलता अनुपात किसे कहते हैं और आप क्रियाशीलता अनुपात के भेद बताइए। तो ये सारे भेद आपको बताने होंगे और किन्हीं दो के सूत्र बताइए। ये आपके क्वेश्चन में आता है। सूत्र सहित बताइए, ये चीज़ें आ जाती हैं। अब आपको इसमें ये आ जाता है आपका लेखांकन के प्रकार कितने हैं और क्रियाशीलता अनुपात में एक अनुपात के बारे में विस्तार पूर्वक समझाइए। तो आपको ये पूरा विस्तार पूर्वक बताना पड़ेगा आपको। अगला है स्टॉक टर्नओवर रेशो। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस जितना भी अनुपात है इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है स्टॉक टर्नओवर रेशो। इसे कहते हैं स्टॉक आवर्त अनुपात। यह मैंने पहले बताया है, ये जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा माना जाता है। ये माना जाता है कि स्टॉक जो है वो लागत की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। पहले से सूत्र को समझे तो ज़्यादा आसानी से हम इसकी डेफिनेशन को समझ सकते हैं। सूत्र के लिए स्टॉक आवर्त अनुपात बराबर बेचे गए माल की लागत यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री या स्टॉक। इन्वेंट्री और स्टॉक दोनों में से कोई सा भी हम रख सकते हैं, दोनों एक ही होते हैं। अगर आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं है तो आप नेट सेल्स का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर ना हो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तब आप नेट सेल्स का प्रयोग करेंगे। तो स्टॉक आवर्त अनुपात बेचे गए माल की लागत की तुलना में औसत रहतिया कितना है इस चीज संबंध को दर्शाता है। अब आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकलता है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी बेचे गए माल की लागत बराबर ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज
प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। परचेज में से आप अगर परचेज रिटर्न है तो उसे माइनस कर दीजिएगा, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो प्रत्यक्ष व्यय होते हैं, यानी कि जैसे वेजेस हो गया, मजदूरी, और कैरीज इनवर्ड हो गया, और फ्यूल गैस वगैरह, ये सब चीज़ें जो डायरेक्ट फैक्ट्री में लगते हैं जो सामान, वो चीज़ें आएंगी, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अगर क्लोजिंग स्टॉक इसमें से घटा दें तो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल जाता है। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। या इसको दूसरा फॉर्मूला है सेल्स माइनस जीपी, ग्रोस प्रॉफिट। अगर सेल्स में से हम ग्रोस प्रॉफिट को घटा दें तो भी हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल जाता है। अगर आपके पास ग्रोस लॉस है तो आप सेल्स में प्लस कर देंगे, सेल्स में अगर हम ग्रोस लॉस को प्लस कर देंगे तो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल आएगा। एवरेज स्टॉक कैसे निकालते हैं? एवरेज स्टॉक बराबर ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक प्रारंभिक रहतियां प्लस क्लोजिंग स्टॉक अंतिम रहतियां। प्रारंभिक रहतियां और अंतिम रहतियों को जोड़कर 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा एवरेज स्टॉक निकल के आ जाएगा। इसे हम टाइम्स में व्यक्त करते हैं, टाइम्स, इसे हम टाइम्स में दर्शाते हैं, जैसे 2 टाइम्स 3 टाइम्स, ऐसे हम दर्शाएंगे। तो ये जितना अधिक होगा, जितना ज़्यादा होगा उतना ही अच्छा माना जाता है, उतना ही मानते हैं कि स्टॉक का जो है कंपनी सही तरह से प्रयोग कर रही है, अपने संसाधनों का सही प्रयोग कर रही है।